नेक्स्ट वन इज व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू। जी, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, ये किस तरह से इसका जो है ये अपनी जो है वो फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यूज़र्स की बात करें तो यूज़र्स क्या चाहते हैं, यूज़र ईज़ ऑफ यूज़ चाहते हैं, गुड परफॉर्मेंस चाहते हैं। हमारा इस बात से कोई लेन देन नहीं है कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है वो किस तरह से परफॉर्म करवाई जा रही है, या अगर मैंने कोई भी रिक्वेस्ट की है, मैंने VLC मीडिया मूवी चलाई है, तो मेरा इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने किस तरह से जो है वो हार्डवेयर से रिक्वेस्ट की और किस तरह से मुझे रिस्पांस करवाया। मेरा यूज़र का जो काम है, यूज़र सिर्फ ये चाहता है कि ईज़ ऑफ यूज़ हो, जो है सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस हो, जो मेरी रिक्वेस्ट है वो गुड परफॉर्मेंस के साथ जो है वो एग्जीक्यूट हो। Second one is but shared computers such as mainframe और mini computer must keep all users happy. As you know, mainframe और जो mini computers हैं इनके साथ बहुत सारे जो users हैं वो अटैच होते हैं, तो उन सब की रिक्वेस्ट को डील करना यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की रिसोर्स यूटिलाइजेशन की ड्यूटी भी परफॉर्म करवाई जाती है। किस तरह से किस यूज़र को कौन सा रिसोर्स देना है, किस टाइम पे देना है, कितने टाइम के लिए देना है। तो अगर हम यूज़र्स की बात करें तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन का कोई काम नहीं है, हमारा कंसर्न इससे नहीं है। बट अगर हम मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे मल्टीपल चूँकि रिक्वेस्ट हैं, तो उन मल्टीपल रिक्वेस्ट को डील करने के लिए हमारे पास रिसोर्स यूटिलाइजेशन की मैनेजमेंट का करना लाजमी है। और ये कौन करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। इसके बाद है जी यूजर्स ऑफ डेडिकेटेड सिस्टम्स सच एज वर्क स्टेशन। डेडिकेटेड सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, एक ही काम करने के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत जो है वो कम परफॉर्म करवाई जाती है, क्योंकि एक ही टास्क है, एक ही काम है, तो वहाँ पे हमारे पास रिसोर्स यूटिलाइजेशन को मैनेज करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आर रिसोर्स पावर। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है जो मेन गोल होता है वो हमारी यूज़ेबिलिटी होती है। यहाँ हम चाहते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी लाइफ अच्छी हो, ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारी रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। एंड द लास्ट वन इज़ सम कंप्यूटर्स हैव लिटल और नो यूज़र इंटरफेस। ठीक है, सच एज एम्बेडेड कंप्यूटर्स की बात करते हैं या फिर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं। ठीक है जी, द नेक्स्ट वन इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन। अगर हम मैं इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करूँ तो OS इज़ अ रिसोर्स एलोकेटर। OS एक रिसोर्स एलोकेटर है जिसने डिफरेंट रिक्वेस्ट को, डिफरेंट जो हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट्स आएंगी, जैसे कि IO रिक्वेस्ट हो सकती है, कोई यूज़र रिक्वेस्ट कर सकता है, तो उसको उसके लिए जो रिसोर्सेज को मैनेज करना है या एलोकेट करना है, तो वो कौन करेगा, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि एक हार्डवेयर, बल्कि अब यहाँ पे मैं एक हार्डवेयर की बात नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं पूरे कंप्यूटर सिस्टम की बात करती हूँ। कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि हम CPU की बात करते हैं, मेमोरी है, सिस्टम बसेस हैं, रजिस्टर्स हैं, बफर्स हैं, या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं जैसा कि सीमाफोर्स या फ्लैग्स। इनकी बात इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट डिटेल में करेंगे। बट इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि एक कंप्लीट सेट ऑफ रिसोर्सेज हैं एक कंप्यूटर सिस्टम के पास। ये तो आप सबको पता ही है कि एक कंप्यूटर है तो उसके पास जो है वो CPU भी है, रजिस्टर भी है, बफर्स हैं, ये तो एक जनरल बात है ना। अब अगर यूज़र इन रिसोर्सेज को डायरेक्टली इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो ये मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहली बात अगर करेंगे तो हार्डवेयर की लैंग्वेज ही आपको नहीं आती होगी। अब फ़र्ज़ किया अगर आपको लैंग्वेज आती भी है तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, उनको आप कैसे मैनेज करेंगे, उनको कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये जो है आपके पास एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। फ़र्ज़ किया जो है एक कंप्यूटर पे हमने OS जो है वो इंस्टॉल ही नहीं किया, कोई AP इंस्टॉल नहीं किया, AP से मुराद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और डायरेक्टली हम मशीन लैंग्वेज को यूज़ करके कोई मूवी देखना चाहते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो जब एक मूवी लैपटॉप पे आप प्ले करेंगे तो क्या क्या प्रोग्राम, उसके पीछे बैकग्राउंड पे क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, ये मैं आपको एक ब्रीफ समरी दे दूँ। सिस्टम में फ़ैन रोटेट हो रहा होगा ताकि सिस्टम को ठंडा रखा जा सके, लैपटॉप की अगर मैं बात करूँ या कंप्यूटर की बात करूँ। ठीक है जी, पेज फॉल्ट हो रहे होंगे, स्क्रीन का ब्राइटनेस जो है वो मेंटेन हो रहा होगा। तो इतने सारे प्रोसेस जो हैं वो पैरेलली रन हो रहे होंगे, एक साथ रन हो रहे होंगे। तो अगर सारे काम हम खुद करने की कोशिश करेंगे थ्रू यूजिंग मशीन लैंग्वेज, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स टास्क है।
इसको हम नहीं कर सकते, और अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हम मूवी कब देखेंगे। ठीक है जी, अब मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी। तो हम कह सकते हैं कि OS एक रिसोर्स मैनेजर है। यूज़र कोई भी काम जो है वो करना चाहता है, जैसे आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं MS ऑफिस के थ्रू, तो आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को जो जो रिसोर्स चाहिए हैं उसका मैनेजमेंट करना या उसकी बुक कीपिंग जो है वो सारा काम कौन करता है, आपका OS करता है। OS इस बात का पूरा ख्याल रखेगा कि किस एप्लीकेशन को किस टाइम पे कितना रिसोर्स कितने टाइम के लिए मैंने एलोकेट करना है। यही बात इसमें लिखी हुई है जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। मैनेजेस ऑल रिसोर्सेज, डिसाइड्स बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट फॉर एफिशिएंट एंड फेयर रिसोर्स यूज़। फेयर रिसोर्स का मतलब ये है कि मैंने किस रिक्वेस्ट को कितना रिसोर्स कितने टाइम के लिए देना है। फेयर से मुराद ये है कि जितनी आपकी रिक्वेस्ट हैं आपने उन सबको डील करना है। तो ये नहीं है कि आप एक रिक्वेस्ट को 20 मिनट के लिए रिसोर्स दे दें और दूसरी को आप 10 मिनट के लिए दे दें, तो ये फेयर रिसोर्स यूज़ नहीं होगा। OS को फिर हम इन शॉर्ट कंट्रोल प्रोग्राम कहेंगे, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी आपकी जो है टास्क चल रहे हैं उनको ये कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट्स एरर्स एंड इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ द कंप्यूटर। जी, तो एरर से बचने के लिए और कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के लिए OS जो है वो एक कंट्रोल प्रोग्राम के तौर पे काम करता है। अच्छा जी, इसके बाद पॉइंट है नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। ये आलमी तौर पर इसकी डेफिनेशन काबिल कबूल नहीं है। एवरीथिंग अ वेंडर शिप्स व्हेन यू ऑर्डर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ गुड अप्रॉक्सीमेशन। अब ये सबसे अच्छी मिसाल है ऑपरेटिंग सिस्टम की कि जब भी आप एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ऑर्डर करते हैं और वो जो ऑर्डर आपके पास शिप होता है, ठीक है, तो जो वेंडर है इसके सेंटर में मैं यूज़र हूँ, मैंने ऑर्डर किया, किसको किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और सेंटर में ये काम कौन कर रहा है, वेंडर के थ्रू ये सारा काम हो रहा है। तो जो वेंडर है वो एक तरह का इंटरफेस है, एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है। बट वेरीज वाइडली, मतलब ये जो काम है डिफरेंट तरह से भी किया जा सकता है, डिफरेंट तरह से भी ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है, ये बात इस पॉइंट में की गई है। अच्छा जी, द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल द टाइम्स ऑन द कंप्यूटर इज़ द कर्नल। अच्छा जी, हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे एक प्रोग्राम जो ऑल द टाइम रन होता है उसको हम कहते हैं जी कर्नल। एवरीथिंग एल्स इज आइदर अ सिस्टम प्रोग्राम शिप्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम और एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये एक बड़ी सिंपल जो है वो बात है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम प्रोग्राम से आपकी जितनी भी आपकी जो रिक्वेस्ट होती हैं उनको शिप करके एप्लीकेशन प्रोग्राम तक फॉरवर्ड करता है। उसके बाद है जी कंप्यूटर स्टार्टअप। ये आप सबको पता होगा मेरे ख्याल से, ये तो एक बड़ी बेसिक बात है। जब भी आप कंप्यूटर को जो है वो रीबूट करते हैं या आप उसको पावर अप करते हैं तो सबसे पहला जो प्रोग्राम आपकी मेन मेमोरी में, आपकी रैम में लोड होता है उसको हम कहते हैं जी बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। ठीक है जी, ये जो है आपकी रोम में या ईपी रोम में स्टोर होता है, जिसको हम फर्मवेयर भी कहते हैं, जिनको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। ठीक है, स्टोर वहाँ पे होता है रोम में या ईपी रोम में, लेकिन जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या रीबूट करते हैं तो रोम से ये लोड होके रैम में जाता है, जिसको हम कहते हैं जी बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। और फिर इसका काम क्या होता है, लोड होने के बाद ये सिस्टम के सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो इनिशियलाइज़ करेगा, जैसे आईओ डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड हैं, माउसेस हैं, उन सब को जो है वो इनिशियलाइज़ करेगा। नेक्स्ट वन ये क्या करेगा, लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट इसका जो काम होगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा रैम में, ठीक है जी, और इसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करवाएगा। इसके बाद है जी कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन। वन और मोर CPUs डिवाइस कंट्रोलर्स कनेक्ट थ्रू कॉमन बस प्रोवाइडिंग एक्सेस टू शेयर्ड मेमोरी। concurrent execution of CPUs and devices competing for memory cycles। अब अगर मैं आपको ये बात डायग्राम से समझाऊं तो आप देख रहे होंगे कि आपके पास एक शेयर्ड मेमोरी है जिसको आप कह रहे हैं जी मेन मेमोरी, और एक आपके पास CPU है, डिस्क कंट्रोलर हैं। जो डिस्क कंट्रोलर जो है ये आपके पास
डिवाइस कंट्रोलर है, ठीक है जी। डिस्क कंट्रोलर, यूएसबी कंट्रोलर, ग्राफिक्स अडाप्टर, ये आपके पास डिवाइस कंट्रोलर हैं जो कि डिफरेंट डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि ग्राफिक्स अडाप्टर जो है वो मॉनिटर को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह से यूएसबी कंट्रोलर के साथ बहुत सारी डिवाइसेस अटैच होती हैं, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, और इस तरह से डिस्क कंट्रोलर के साथ जो है वो आपकी डिस्क अटैच होती हैं, ठीक है। अब ये एक सिस्टम बस के थ्रू सारी डिवाइसेस अटैच्ड हैं शेयर्ड मेमोरी के साथ। अब मेमोरी एक ही है लेकिन हमारे पास रिक्वेस्ट जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस से आएंगी, तो इस तरह से जो है ये एक सिस्टम बस के थ्रू मेमोरी के साथ अटैच होंगे और जितनी भी जो रिक्वेस्ट होंगी वो मेमोरी के पास आएंगी। और मेमोरी जो है ये भी एक जो है आपके पास डिवाइस कंट्रोलर है जो कि जितनी भी आपके पास रिक्वेस्ट आएंगी ये उनको मैनेज करेगा, उनको कंट्रोल करेगा।